पहला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का है, ओरल करने की कोशिश करेंगे। 16 तियां 48, 7 तियां 21 हो गया। 36 और 21 का डिफरेंस 15 आ गया, यानी कि इतना सॉल्व करने पर 15 आ गया। यहाँ पर क्या 9 3 12 यानी कि 22, 22 और 24 का डिफरेंस 2, 24 बड़ा है तो माइनस का 2, अंदर हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, अगला सवाल, इसमें एलसीएम हमको निकालना है। तो पता है भिन्न में जो भी हो, एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा होता तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो देखो सबसे पहले हम नीचे पे ही फोकस करते हैं, 4 10 और 20। अब इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। 2 से बड़ा कुछ भी कॉमन नहीं है नीचे। अब हमें लिखना क्या है भैया, 63 देख लो, 63 21 तियां 63, 9 7 63, यानी कि 9 और 21 दोनों 63 में आ गए, बात खत्म हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। इतना ही आसान होता है। अगला सवाल, M1 अकेले एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, M2 अकेले उसी काम को 70 दिनों में कर सकता है, M3 की सहायता से भी उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो M3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो भैया 70 हो गया हमारे पास, एलसीएम हो गया। अब इधर करेंगे तो 14 पंजे 70 हो गया, 70 एकम 70 हो गया, और इधर करेंगे ये हो गया 10, और 10 से 6 गया तो 4, यानी कि 70 बटे में 4 हो गया। 4 एकम 4 3, 4 7 28, 4 पंजे 20, आंसर आ गया। कुछ भी स्पेशल नहीं किया, जो आप लोग करते हो वही किया है। ये लिखोगे ना, M1 M2 हो गया 70, M1 M2 और M3, ये तीनों का 7 हो गया। एलसीएम लेते 70, यहाँ पर लिखते ये 5 आता है, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर हमें क्या मिल गया 10 मिल गया, यानी कि इन दोनों की इफिशियंसी 6 हो गई। अब 6 में से क्या जोड़ा जाए कि 10 आ जाए भैया, इसकी इफिशियंसी तभी तो 4 निकली है। तो हमने क्या किया, हमने सेम चीज की जो आप लोग करते हैं, बस स्टेप्स कटिंग कर दी। तो स्टेप्स कटिंग आप भी कर सकते हो, टाइम अच्छा खासा बचा सकते हो। ठीक है, बाकी तो सभी लोग कर लेंगे। यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 में से 50% अधिक है, यानी कि 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान हमें बताना। देखो कह रहा था R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, लेकिन R2 तो भैया हमें पता है कि 5600 से 50% अधिक है। ये हो गया हमारे पास क्या, ये R2 हो गया, क्या आ गया R2। लेकिन अगर हम इसी को R1 के बराबर करेंगे तो R2 से 13% कम है, यानी कि 100 से 13 जाएगा तो 87% बचा ना, यही तो हमको निकालना। तो 0 से ये 0 चला गया। अब देखो यहाँ पर 7 8 56 आ रहा है, इधर में 150 कर लेंगे, पूरे कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे, जरूरत तो नहीं थी। यहाँ पर 15 8 120 हो गया, 12 का गुणा करेंगे, 12 7 84 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया, 12 8 96, 8 104 हो गया, गुणे में 7 कर देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 7 एकम 7, आंसर आ गया। ठीक है, अब बाकी देखो यहाँ पर 8 7 15 मिल रहा था, यानी कि 3 का मल्टीपल, 7 1 8 नहीं होगा, 7 5 12 1 13 नहीं होगा, 7 3 10 8 18 हो जाएगा, 7 2 9 ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये भी तो देख सकते थे भैया 4 भी आ रहा है, 8 7 56 किया तो 4 का भी तो मल्टीपल आ रहा है, तो 4 का मल्टीपल तो केवल हमें इसी ऑप्शन में था ना, तो कैलकुलेशन हमको कम से कम करनी पड़ती। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इस सवाल में सिंपल x और y के हमें मान रख देने हैं। देखो भैया x का मान क्या हो गया 7 हो गया, y का मान क्या हो गया 2 हो गया। नहीं समझ में आया, देखो ऐसे लिख लो भाई, 7 बटे में 2 हो गया। अब हम रेशियो बना लिए तो यही तो डायरेक्ट मान हो जाते, बस वही पुट करने थे। 7 गुणे में 7 प्लस का 4 गुणे में 2 हो गया, अपॉन में करेंगे 7 गुणे में 7 माइनस का 4 गुणे में 2 हो गया, यानी कि 49 प्लस का 4 दूनी 8 हो गया, 9 8 17 57 एक ही ऑप्शन में था। 49 माइनस का 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 9 8 17 57 बटे में 41, आंसर। इसके अलावा भी एक ऑप्शन था हमारे पास, जैसे x अपॉन में y लिखा है, बराबर में 7 बटे में 2 लिखा है, इसमें कर देते हैं 7 का गुणा दोनों में, और हमें y के साथ 4 चाहिए तो 4 का गुणा कर देते हैं। अब लगा देते हैं इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कि एक बार तो जोड़ देते हैं ऊपर नीचे को, और एक बार हम क्या करते हैं घटा देते हैं। और ये 49 एक बार तो जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। देखो सेम चीज बनी जाके, बस अप्रोच करना था आपको। अगला सवाल, जॉन ने एक बैंक खाते में 1200 जमा किए, 4 वर्षों के बाद उस खाते में कुल धनराशि 1400 है। उस धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। जितना ओरल सोच सकते हो पहले उतना सोचो। 200 का ब्याज मिला, 1200 पर मिला, 2 छक्के 12 हुआ, 6 चौक 24 हुआ, 24 चौको 96 हुआ, आंसर लगा दो। एक ही ऑप्शन में 4 है। कैसे किया देखो, 1200 गुणे में 4 इंटू में r बटे में 100 आया, और ये बराबर में हमको 200 ब्याज मिल गया। भाई यहाँ से 200 ही रुपया तो मिला ब्याज। अब हमने यहाँ पर देखो ये किया, 2 छक्के में 12 किया,
6 चौक 24 हो गया। अब ये 24 नीचे आएगा, ऊपर तो हमें पता दुनिया भर के जीरो रहे होंगे, तो हमें ये पता 24 चौकू 96, पहली बार में जो टेबल पढ़ेंगे वो 4 तक ही डिवाइड कर पाएगा, इस वजह से आंसर लगा दिया। अगर 5 वाला होता तो थोड़ा लिख के हमें करना पड़ता। ठीक है, नो डाउट मेहनत लगती, लेकिन एक ही ऑप्शन मिला तो जल्दी हो गया। छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 केजी है। 40 केजी भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 केजी भार वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि समूह का नया औसत भार इतना हो जाता है तो समूह में कितने छात्र हैं? सबसे पहले देखो 44 तो ओवरऑल था, एक भाई साहब 40 वाले ये चले गए, ठीक है, एक भाई साहब 34 वाले ये आ गए। अब एक चीज बताओ, अगर ये मान लो 40 वाले आते तो आते एवरेज हमारा कम हो जाता, क्योंकि ये 44 से कम ला रहे, हमें एवरेज बढ़ाना है तो 44 से तो ज्यादा लाना ही लाना पड़ेगा। लेकिन अब ये भाई साहब 40 लेके जा रहे हैं, यानी कि एवरेज जब बटा होगा तो प्रत्येक पर बराबर बराबर, तो इनको 4 कम लेके जा रहे हैं, तो ये हमें एवरेज में 4 का फायदा देकर गए हैं। लेकिन ये भाई साहब आए, ये 34 लेके आकर, अजीब आदमी थे, इन्होंने एवरेज में और कम कर दिया, तो एवरेज से कितना कम लेके आए? ये 10 कम लेके आए, यानी कि इन्होंने 10 हमें घाटा कर दिया आके। यहाँ पर बहुत नालायक आदमी था ये। अब यहाँ पर एक चीज समझो भाई, इन दोनों से 4 का फायदा हो रहा था, 10 का नुकसान, कुल मिलाकर हमें 6 का नुकसान हुआ है। अब इतनी बात तो समझ गए, उसको हटा दूं। अब पूरी कंडीशन में क्या हुआ, 44 एवरेज था, यानी कि प्रत्येक जितने भी लोग रहे होंगे सबके पास इंडिविजुअल 44 होगा, लेकिन इन दोनों लोगों की वजह से एवरेज रह गया 43.4। 43.4 का मतलब क्या है, प्रत्येक के पास 43.4 रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना फर्क पड़ा, 0.6 का, कितने लोगों में? एक लोगों में, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, तो एक पे फर्क पड़ा। लेकिन हमें तो हमारे हिसाब से निकाला तो 6 का फर्क, 6 का कितने लोगों में फर्क पड़ेगा, 1 में 0.6 इंटू में 6, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 10। सिंपल हो गया। अब यहाँ पर देखो 10 तो ये लास्ट और फाइनल वाला आता है, लेकिन उसने क्या पूछा है, स्टार्टिंग में कितने थे? फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही गया एक ही आया है, इसलिए जब दिक्कत होती है यहाँ पर कब, जब 2 चले जाएं 3 आ जाएं, तब हमें ये कैलकुलेशन में ये भी बैठाना पड़ता है कि भैया 2 गए हैं 3 आए हैं, एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 10 में से एक वो कम करना पड़ता है, लेकिन इतना यहाँ पूछा नहीं गया, तो आंसर 10। अगला सवाल। अब इसमें भाई देखते हैं थोड़ी कैलकुलेशन ओरल करके कहाँ तक पहुंच सकते हैं। यूनिट डिजिट से काम तो चलने वाला नहीं। 11 नीचे आ जाएगा, 11 चौक 44, 4 दूनी 8 हो गया, इधर 25 तियां 75 हो गया, यानी कि दोनों का डिफरेंस 67 हो गया माइनस का। ठीक है, इनको जोड़ देंगे यानी घटाना पड़ेगा, 15 से 7 गया तो 8 हो गया, 14 से 6 गया 8 हो गया, यानी कि 488 आंसर। अगला सवाल। मोहन 4000 रुपए में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 500 रुपए में 5000 में बेचता तो उसका लाभ क्या होता? भाई 400 का खरीदा, 500 खर्च कर दिए, 4500 खर्च कर दिए, बच्चे कितने? 500 रुपया का प्रॉफिट ले रहा। किस पे से ले रहा? 4500 में। भाई 500 का प्रॉफिट, 4500 ही तो अपने पास से खर्चा कर रहा था महाशय, तो वही तो हमें हटाना। 5 ने 45, 11.11%। आसान था। कोशिश करना आप लोग ओरल बनाने की, ठीक है, तभी आपकी स्पीड अच्छी बनेगी। स्टेप्स कटिंग बहुत जरूरी है। पी एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? भाई 14 दिनों में एक काम कर सकता है तो 4 दिनों में कितना करेगा? 1/14 गुणे में 4, खत्म हो गया। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। बहुत आसान था। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने % की छूट दे सकता है? सिंपल सी बात है, 20%। एक रेशियो आपको बता दें क्या? 16 से 2/3%, 20%, 25%। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर क्या कह रहा था? अधिक कह रहा था। अब यहाँ पर कितने में बेचे, ना उसे लाभ हो ना कोई हानि हो, तभी तो अधिकतम इतने में ही बेच सकता, अपने लॉस तो देगा नहीं। तो भैया देखो उसने 25% अधिक किया तो कम करने के लिए मैं 20% आंसर। वो 20% अधिक करता तो कम से कम 16 से 2/3 में बेचना होता। वो अगर 16 से 2/3% कम कर देता और फिर बढ़ाकर कितना बेचना होता कि प्रॉफिट एंड लॉस ना हो, तो 20% आंसर। कम करेगा तो बड़े वाला आंसर, बढ़ाएगा तो छोटे वाला आंसर। ठीक है, बाकी तो करना भी आना चाहिए। ये तो एक फिक्स पैटर्न होगा कि इन्हीं तीनों में कर पाओगे। अब उसने क्या किया? क्रय मूल्य से 25% अधिक कर दिया। अब उसे इसी पर बेचना है। कह रहे दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने % की छूट दे सकता है?
तो वो छूट कितनी दे सकता है भाई? 25 की ही छूट दे सकता है, इससे ज्यादा तो छूट नहीं दे सकता, नहीं तो फिर हानि हो जाएगी उसको। और वो अधिकतम छूट की बात कर रहा, तो अधिकतम 25 छूट दे सकता है ना, किस पर? मार्क प्राइस पर ही छूट दी जाती है। तो 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20% आंसर आ गया है। अधिकतम की बात हो रही है, ये मत समझना इसमें प्रॉफिट तो आया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ना उसे लॉस नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर। अब देखो 25% की कहानी हम और आपको बता दें, बहुत यूज होती है। कभी भी 25% की वृद्धि के लिए बोल दे तो 80 और 100 का रेशियो हमेशा याद रखना, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की। अब यहाँ से अगर आप देखते तो कितनी, ये मार्क प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, कितने की छूट दी? 20 की, बटे में 100 गुणे में 100, डायरेक्ट 20% आ जाता। यहाँ तो आपको लग रहा होगा अननेसेसरी ये चीज, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े सवाल आते हैं तो उनमें बहुत काम आता है। 25% अगर बढ़ाना है तो 80 से 100 बढ़ता है, ठीक है। अगला सवाल, रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? बहुत आसान है, देखो 35,000 ये मान हमें दिया गया था 125 का, 30% का लाभ यानी कि 130 का मान निकालना है। तो 25 पंजे 125 हो गया, 25 एकम 25, 10 बच गया, 25 चौकू 100, 2 जीरो आ गए, यानी कि यहां से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 13 अट्ठे 104 हो गया, 13 दूनी 26 और 10 36 हो गया। कहीं 364 लिखा है? आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक निश्चित संख्या में 10% घटाने पर और फिर शेष फल में से 70% घटाने पर इतना शेष बचता है, वह संख्या क्या है? 10% घटाने पर भैया उसने 10% घटाया होगा तो 90 बचा होगा। फिर कह रहा था शेषफल में से 70% घटाने पर तो 30% बचा होगा। तो 9 एकम 9 हो गया, बचा कितना? 8 2 10 8 18, कट जाएगा 9 से, 2 बचा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, कहीं 44 लिखा है? आंसर नहीं तो फिर क्या संख्या ये मान लो, 10% कम किया 90 कर लो, गोड़े में 70% कम कर दिया तो 30% बचा, बराबर में 11 88 कर लो। और फिर ऑप्शन एग्जामिनर से कहना वहाँ नोट डाल के कि भैया हमको इस पूरा लिख के आपको दिखाया, हमको 8 नंबर दीजिएगा, मुझे एक ही क्वेश्चन करना था, ठीक है। बाकी तो आप समझ ही सकते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दो रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर और दूसरी इतने मीटर लंबी, समांतर पटरियों पर इतनी इतनी की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान है, दोनों की डिस्टेंस को कर देंगे ऐड, और विपरीत में चल रही तो स्पीडें भी हो जाएंगी ऐड। 8 से 14, हाथ से लगा 1, 8 से 14, बटे गुड़े में क्या हो जाएगा? 5 बटे में 18 मीटर प्रति सेकंड के लिए, 18 अट्ठे 144, 8 पन्ने 40 हो गया, 0 से 0 चला गया, 9 5 14 की 4, हाथ से लगा 1 हो गया, 4 2 6 बटे में 4 हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 16 चौकू 64, आंसर। अगला सवाल, अब इसमें हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। नंबर कौन से थे भाई? एक्स की जगह हमें 2 पुट करना है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 दूनी 6, 6 से 1 चला गया तो 5 हो गया, यानी कि इन दोनों का गुणा बटे में 8 कर दो, आंसर आ गया 15 बटे में 4। मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको नंबर दिए जाए ए बी सी और पूछा जाए कि भैया फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो बी इंटू में सी अपॉन में ए, इसको याद रखना है। नहीं तो एक चीज लिखोगे तो कैसे टाइम बचेगा? बच ही नहीं सकता है फिर तो। स्क्वायर क्यूब याद करना अलग चीज है, स्टेप्स कटेंगे करना बहुत अलग चीज है। एक वस्तु का मूल्य इतना है, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य इतना, छूट परसेंटेज 12 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60 हो गया, 3 बचा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 किया, फिर 12 अट्ठे 96 हो गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर लें क्या? 8 यानी कि 10 से 8 गया 2, 9 से 2 गया 7, 7 से 5 गया 2, यानी कि 800 हो गया, और इंटू में 100 करेंगे तो ये कैंसिल आउट, 8 यहाँ 24 हो गया, 8 चौक 32, आंसर। अगला सवाल, 28 संख्याओं का औसत 110 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है। b का मान कितना है? बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था, जैसा बोले वैसा ही कर दो। कह रहा था b जोड़ रहा ना, यानी कि 110 में हमने b जोड़ा है तो वो 128 हो गया होगा, यानी कि b का मान हम डायरेक्ट 18 निकाल लेंगे। अगर वो कहता कि प्रत्येक संख्या में हम b का गुणा कर दे तो 128 हो जाता, तो 110 का गुणे में b बराबर 128 कर देते। वो कहता है हम प्रत्येक संख्या में b से भाग कर दे तो 128 हो जाता, तो हम भाग कर देते। वो कहता है अगर हम प्रत्येक संख्या से माइनस कर दें b तो 128 हो जाता, तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते। जैसा बोले वैसा ही कर दो, आंसर आपको आ जाएगा। ये ध्यान रखना, वो प्रत्येक संख्या में बोले, ऐसा ना बोले कि प्रथम के 2 में ये कर दिया, लास्ट के 2 में ये कर दिया, तब तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में डाला जाता है।
शंकु की ऊंचाई हमको बतानी है। तब देखो गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया, शंकु में डाला गया। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान रख सकते हो तो पाई बटे में 3 दोनों जगह से कट जाता है। तो यहाँ पर 4 हो गया, इनटू में 15, गुणे में 15, इनटू में 15 हो गया। और यहाँ पर देखो 1/3 पाई था, वो तो यहाँ से भी चला गया। 15/2 गुणे में 15/2, क्योंकि यहाँ पर ये व्यास बोला था, हाइट हमको निकालनी थी। तो 2 15 तो यहाँ से चले गए। अब इधर चले जाएंगे तो ये हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16 और 15 छक्का 90, 15 एकम 15 और 6 21। 15 कहीं गलत कर दिया क्या, 2 दूनी 4, 4 चौकू 16, 16 पंजे 80, 16 एकम 16 8 24, 240 आ जाएगा। माफ कीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। बाकी 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 करके कर लेते, ज्यादा आसान रहता, मैंने थोड़ा लेंदी कर दिया था। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपए ऋण लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। अब देखो भैया, अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। 1 वर्ष में 6 महीने की कैसे स्लैब बनेगी, तो यानी कि अल्टीमेटली टाइम तो 2 वर्ष हो गया। रेट हमारे पास आधी हो जाएगी, आधी का मतलब 15% हो गई। 15% का मतलब 5 दिए 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 20 से 23 हो गई। अब यहाँ पर 2 साल की बात करा तो स्क्वायर हो गया। ये प्रिंसिपल चल रहा है, ये अमाउंट चल रहा है, यानी कि इसका मतलब हो गया 400, इसका मतलब हो गया 529। अब कह रहा था हमें राशि बतानी जो भुगतान की जाएगी, यानी कि हमें 400 बराबर में दिया गया था 15,000 और गुणे में 529 का मान निकालना था, यानी कि अमाउंट कितना होगा। अब यहाँ पर 15 का गुणा करना आसान रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 4 से हम भाग किसी भी नंबर में आसानी से कर लेंगे। तो 15 ने में 135 हो गया, हाथ से लगा 13, 15 दूनी 30 और 10 40 और 3 43, 15 पना 75, यानी कि अब बटे में 4। तो 4 एकम 4 हो गया, बचा 3, 4 नेम 36, फिर से बच गया 3, फिर 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 हो गया। 198 मिल गया, इतना बहुत है। ठीक है, आंसर लगा लोगे, बात खत्म। बस प्रैक्टिस का खेल था इसमें, और कुछ नहीं। अगला सवाल, 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है। प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, प्रत्येक की चौड़ाई हमें निकालनी। सबसे पहले देखो प्रत्येक की लंबाई, यानी कि एक ये रहा, ये 70 मीटर स्क्वायर रहा, यानी कि L इंटू में B का मान 70 है। इसका मतलब लंबाई 7 है, चौड़ाई ये हमारी हो गई इतनी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमको बोल दिया L इंटू में B 84, एक तो 7 हो गई, ये 12 सत्ते 84। तीसरी कंडीशन में L इंटू B 112 हो गया, तो एक तो 7 हो गया और 14 सत्ते 112 और 16 सत्ते 112। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमें क्या देखना है, प्रत्येक की चौड़ाई, यानी कि प्रत्येक से हमें कुछ ना कुछ आ जाए। इसका फैक्टर करो, 2 गुणे में 5 कर सकते हो, इसका करोगे 2 गुणे में 6 कर सकते हो, इसका करोगे 2 गुणे में 8, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली हम चौड़ाई लेंगे, क्योंकि प्रत्येक के लिए कह रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो रहा है, केवल 2 ही तो हो रहा है, यानी कि हम यही चौड़ाई ले पाएंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल था। अगला सवाल, चलिए फिर, ये आज के 20 सवाल थे आपके। 2-3 सवाल इसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल के थे। बाकी कोई अगर किसी भी क्वेश्चन में